अचानक रूस क्यों पहुंचे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अब एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ वार्ता की। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से यूरोपीय संघ में शामिल किसी देश के नेता की मॉस्को की यात्रा सामान्य बात नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस की समाचार एजेंसी RIA को बताया कि फीको यात्रा पर रूस पहुंचे और रविवार शाम को पुतिन से आमने सामने मुलाकात की। पेस्कोव के अनुसार वार्ता अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और रूसी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर केंद्रित रही। मॉस्को द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद से यूरोपीय नेताओं का पुतिन से मिलना और फोन पर बात करना काफी कम हो गया है। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने जुलाई में रूस की यात्रा की थी। ओरबान की यात्रा की यूक्रेन और यूरोपीय संघ के नेताओं ने निंदा भी की थी। यूक्रेन युद्ध के बारे में फीको के विचार अधिकांश अन्य यूरोपीय नेताओं से बिल्कुल अलग हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पिछले साल सत्ता में वापस लौटे थे, जब उनकी वामपंथी पार्टी स्मेर ने रूसी समर्थन और अमेरिकी विरोधी को मुद्दा बनाकर संसदीय चुनाव जीता था। तब से उन्होंने यूक्रेन के लिए अपने देश की सैन्य सहायता समाप्त कर दी। फीको ने रूस पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की आलोचना की और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने का संकल्प भी लिया है। खैर, आपको बता दूं, वैसे तो ये देश यहाँ पर मुलाकात कर रहा है, लेकिन इजराइल ने नाटो सदस्य यूरोपीय देश स्लोवाकिया के साथ 582 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते के तहत इजराइल यूरोपीय देश को बराक MX इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करेगा। बराक MX को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने निर्मित किया है। ये दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। दोनों देशों के अधिकारियों ने तेल अवीव में इस सौदे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से निर्मित यह एयर डिफेंस सिस्टम राफेल के आयरन डोम की तरह है, जिसके कम दूरी के रॉकेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और कम से कम कुछ श्रेणी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिराने की क्षमता रखता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े हमले के खिलाफ ये कितना कारगर होगा। बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम में 35 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की रेंज वाली 3 इंटरसेप्टर, एडवांस रडार सीकर, दोहरे पल्स इंजन और असाधारण इंटरसेप्शन के लिए शक्तिशाली वॉरहेड लगे हैं। बराक MX सिस्टम इजराइल की रक्षा क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास बात यह है कि इजराइल के बहुचर्चित आयरन डोम सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता नहीं है। आमतौर पर इजराइल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए एरो 2, एरो 3 मिसाइल सिस्टम का उपयोग करता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऐतिहासिक सौदा है, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा और स्लोवाकिया की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAV, क्रूज मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित अलग स्रोतों से खतरों का मुकाबला करने की अपनी लचीली क्षमता के लिए जाना जाता है। खैर, अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बात करें भारत के बगल में पड़ोसी, तो इसके लिए समस्या अभी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अब नई मुसीबत म्यांमार बॉर्डर पर मोल ले ली है। म्यांमार बॉर्डर पर इनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। 60,000 रोहिंग्या अब यहां पर घुस चुके हैं। बांग्लादेश सरकार कह रही है कि हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहां पर बांग्लादेश भारत से मांग रहा है शेख हसीना को, और इस मामले को लेकर उनके बेटे साजिब वाजेद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सजीब ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दिखावटी मुकदमे की प्रक्रिया चल रही है। ये राजनीतिक प्रतिशोध है और न्याय का गला घोंटा जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का औपचारिक
एक अनुरोध किया है। शेख हसीना के बेटे ने बांग्लादेश के अनुरोध पर कहा कि कंगारू ट्रिब्यूनल और उसके बाद शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध तब आया है जब सैकड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, झूठे आरोप लगाकर लोग जेल भेजे जा रहे हैं, लूटपाट, आगजनी जैसे हिंसक हमले हर रोज बेरोक टोक हो रहे हैं। यूनुस सरकार इनको रोकने के बजाय नजरअंदाज करते हुए आग में घी डालने का काम कर रही है। सजीब वाजेद ने भारत से बांग्लादेश के अनुरोध को हताश प्रयास और आवामी लोग लीग को परेशान करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को आईसीटी ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने शेख हसीना के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार चलाया है। पहले उन्होंने दावा किया कि इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। मीडिया में झूठ का पर्दाफाश हो गया तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया और आधिकारिक तौर पर अब भारत के पास अनुरोध भेजा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस साल अगस्त में ढाका छोड़कर भारत आई हैं। अब भारत से जब सवाल किया गया है तो भारत ने अभी इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है, जो रणनीतिक रूप से बिल्कुल सही है। इस मामले में अभी कमेंट नहीं करना ही उचित है और आगे की स्थितियों को देखना होगा कि आगे क्या हो रहा है। पर यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही है। अब यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स यहाँ अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। परेशान इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार अपने व्यापारियों के ऊपर दबाव बना रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ व्यापार करो, न कि भारत के साथ व्यापार करने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा आप भारत से दूरी बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, ये माना जा रहा है। हालांकि ये तो खैर होना ही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ यहाँ पर होंगी, ये चीज़ देखने को मिल रहा है और इन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। पर ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कब तक सपोर्ट करती है वो देखने वाली बात होगी। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी आपको बहुत दिनों तक पैसे से मदद करने वाला नहीं होता है। यहाँ पर इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो चुकी है और इनका जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी हद तक गिर चुका है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री एक के बाद एक तबाह होती जा रही है, ऐसे में इनका बहुत लंबे समय तक सरवाइव करवाना मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि इन्हें कितना ज़्यादा फंड मिलता है और कितने दिनों तक ये दूसरों के पैसे पर टिके रह सकते हैं। बिना किसी बाहरी सपोर्ट के ये इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं और इतना ज़्यादा भारत से पंगे भी नहीं ले सकते हैं। पर लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ समस्याएं थोड़ी बाहर से भी आ रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बांग्लादेश किस तरीके से इन मुसीबतों से निकलता है और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत को अपने आप को यहाँ पर काफ़ी हद तक मजबूत करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ये देश करीब आते जा रहे हैं उतना ही भारत के लिए समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।